नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव जी। इनसे सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कल ही हेमंत सोरेन ने अपना शपथ ग्रहण लिया और अकेले लिया। ये सबसे बड़ा सवाल था कि वो मात्र अकेले एक मंत्री पद का शपथ लिए। गठबंधन में 3 मुख्य दल थे। आइए इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि सिर्फ अकेले लिए। और कल ही कैबिनेट में फैसला भी आया, 8 अहम मामले पे फैसला आया और वो फैसले को लेने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेले थे। अगर साथ लेके चलते, अगर हो सके कि अगर एक एक तीनों से हो जाते, एक कांग्रेस से हो जाते, एक आरजेडी से हो जाते तो बेहतर होता। लेकिन हालांकि हेमंत सोरेन का निर्णय है और हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता झारखंड कांग्रेस के मौजूद है। ये जानते हैं इन्हीं से। किशोर जी, एक सवाल है मन में, जब शपथ ग्रहण हो रही थी तो मेरे मन में उठ रहा था कि कम से कम एक मंत्री कह सकते हैं कांग्रेस से भी होने चाहिए थे। कल ही आपने एक देखा होगा 8 फैसले आए अहम। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं गठबंधन को लेकर के या गठबंधन के नियमों का ध्यान नहीं रखे? सबसे पहले तो मैं झारखंड वासियों को, राज्यवासियों को अबुआ सरकार के गठन पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। ये सरकार जो है राज्य की जनता की है और राज्य की जनता के हितों के लिए है। आपका जो सवाल है, दोनों पहलू हैं इसके। जैसे 2019 में जो समारोह हुए थे तो उसमें कांग्रेस के 2 मंत्री शपथ लिए थे, एक आरजेडी के लिए थे। लेकिन अभी जस्ट पहले जुलाई में जो हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था, तो पहले वो अकेले शपथ लिए और उसके बाद एक साथ पूरा कैबिनेट का एक्सपेंशन हो गया। तो कई ऐसी पहलू है, ये हमारे आला नेता निर्णय लेते हैं, जो हमारे हाईकमान होते हैं दिल्ली में, वो निर्णय लेते हैं इन सब विषयों पर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये बात उठी थी, आज जैसे कि आपके मन में उठा है, तो बेहतर होता अगर एक एक लोगों को दोनों दल से इसमें शपथ दिलाया जाते। लेकिन फिर भी ये पार्टियों का निर्णय है और हमारे सर्वोच्च नेता का निर्णय है। हाँ, सरकार गठन के उपरांत राज्यवासियों को हमसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं। ये तो थी जैसे कि मान के चलिए आपके आला कमान के निर्णय था, वो अपना निर्णय कैसे लें उनके ऊपर था। लेकिन हमारे विचार से तो बेहतर यही होता जो एक एक मंत्री होते। हालांकि कल कैबिनेट का अहम फैसला आया है और चाहे आपके मैनिफेस्टो हो, चाहे आरजेडी के मैनिफेस्टो हो या जेएमएम का, सभी ने जोर देकर कहा था मैया सम्मान योजना को लेकर। मैया सम्मान योजना जो 2,500 रुपये को लेकर के है, बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा दिसंबर से, तो क्या लगता है झारखंड के जो बजट पे कितना असर डालेगा और इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, झारखंड का राज्य का गठन हुआ था तो ये एक बजट के मामले में सरप्लस बजट का स्टेट हुआ करता था। हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जैसे कि हम उतना रेवेन्यू के माध्यम से और हमारे खनिज संपदा के माध्यम से उतना हम अर्जित कर सकते हैं कि हम यहाँ की महिलाओं को सशक्त बना सकें। और मैया सम्मान योजना की आपने जो चर्चा की, वो हमारी प्रतिबद्धता है। सरकार, पिछली सरकार ने आखिरी कैबिनेट में ये फैसला ले लिया था कि हम दिसंबर से 1,000 की राशि को बढ़ा के 2,500 कर देंगे। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि भाई हम 2,500 रुपया दिसंबर के माह से देंगे, क्योंकि दूसरी बार फिर हम को राज्य की जनता ने आशीर्वाद दिया और हम फिर सरकार में आए। तो ना सिर्फ मैया सम्मान योजना, बल्कि जो हमने जनता से वादा किया है वो हम इस कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक अगर बात करें तो 2-3 फैसले कल के कैबिनेट में जो मुझे लगे कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उससे सवाल कुछ हैं मेरे भी। एक सवाल और है कि ये रोजगार को लेकर के हेमंत सोरेन ने कल ही अपना निर्णय लिया कि
1 जनवरी 2025 तक एक कैलेंडर जारी किया जाएगा एग्ज़ाम को लेकर। जितने भी खाली पद हैं सरकारी, जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, तमाम तरह की जो 4th ग्रेड के जो होंगे, 3rd ग्रेड के जो होंगे नौकरियां, सारे रिक्त पदों को भरा जाएगा और एक एग्ज़ाम के माध्यम से भरा जाएगा। उसका कैलेंडर जारी करने की बात कही। क्या लगता है कैलेंडर जारी हो पाएगा? और कैलेंडर जारी होने के बाद क्या सही समय पे एग्ज़ाम ले पाएंगे आप लोग? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके उत्तर मैं इस रूप में दे सकता हूँ कि हमारे नियत में कहीं भी खोट नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार के जो रिक्त पदें हैं वो भरी जाए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, स्वरोजगार भी मिले और सरकारी नौकरियां भी मिले। कल मुख्यमंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट तौर पर ये कैबिनेट में फैसला लिया कि भाई हम 1 जनवरी के पहले जो भी रिक्त पद हैं जिस विभाग में हैं उसकी परीक्षाएं कब होगी, प्रक्रियाएं कब होगी, इसका कैलेंडर हम 31 दिसंबर तक जारी कर देंगे। तो ये हमारी नियत है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब सवाल का दूसरा जो भाग है वो आपका कि क्या आप कर पाएंगे। यहाँ पे कई ऐसे बाधाएं भी होती है, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया है और विशेष करके हमारे जो विपक्षी दल हैं उनका भी इस चुनाव में कई बार चर्चा भी हुई इसकी कि हमारे विपक्षियों के पास कुछ पीआईएल गैंग भी हैं जो हमारे काम में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। एक्चुअली वो हमारे जो काम है उसको बाधा करके राज्य का हित करते हैं, यहाँ के युवाओं का हित करते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जेएसएससी लीग को लेकर के जो मामला पिछले मैंने आप ही लोग के पिछले कार्यकाल में आया था, उठा था, क्या वो मामला इस सरकार में सुलट पाएगा? बिल्कुल सलटेगा। देखिए, इस सब चीज़ों में जो भी बाधाएं हैं, लीक का मामला हो, समय पर परीक्षा नहीं होने का मामला हो, आरक्षण को लेके और स्थानीयता को लेकर जो बातें हैं, कई एक माध्यम है कि किसी माध्यम से इसको जो है सो न्यायिक प्रक्रिया में लोग ले जाते हैं और उससे बाधा उत्पन्न होती है। जब न्यायालय के पास चल जाता है मामला तो फिर सरकार फैसला नहीं ले पाती है, तो इसमें युवाओं का अहित होता है। एक सवाल और है कि कल मैंने एक फैसला जो आया कैबिनेट का, उसमें सीधा तौर पे कह सकते हैं कि भाजपा की केंद्र सरकार के जो है भाजपा की, उस पर प्रहार किया गया है अगर देखा जाए तो। कि उन्होंने 1,36,000 करोड़ की जो वापसी के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं अपनाने की बात कही है हेमंत सोरेन ने। क्योंकि केंद्र की मंशा नहीं है इसको देने को लेकर के। मुख्यमंत्री पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर सरकार ने कई बार आग्रह किया है, जब उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया तब उन्होंने कल ये बात ही की है कि भाई इसको हम देखेंगे कि अगर केंद्र इस पर नहीं संज्ञान लेता है तो हम इसको कानूनी प्रक्रिया के तौर पर इसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसके क्या पहलू होंगे इस पर हमारे विधि विशेषज्ञ बताएंगे। एक सवाल और मन में उठ रहा है कि वो जब रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ की बात करते हैं, तो क्या ये रॉयल्टी पिछले 15 जो भाजपा की सरकार थी पिछले 10 साल, उसके बाद अभी जो जारी है, इन्हीं 10-11 सालों की है या फिर उसके पहले की भी है? देखिए, ये तो लंबा है। बीजेपी के शासनकाल में भी था और इधर भी है। और आपने देखा होगा कि जब हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार ने पिछले बार जब वो पहले थे 14 से 19, तो केंद्र की जो इकाइयाँ थी, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर डीवीसी का चर्चा करूँगा। डीवीसी यहाँ बिजली देता है, हम उसको बिजली के लिए भुगतान करते हैं। पिछले 5 वर्षों में रघुवर दास के शासनकाल में 1 रुपया का भुगतान भी नहीं किया गया। केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया, राज्य की सरकार से पैसा का मांग नहीं किया या नहीं लिया। वो पैसा हमारे जीएसटी से वसूल की गई। आप सभी जानते हैं, इसके गवाह हैं, साक्षी हैं। हमको जो पैसा देना था उस पर उन्होंने पैसा को सीधे तौर पे काट के और पैसा हम लोग को दे दिया गया।
तो इससे है कि जो हमारे आय के स्रोत हैं, सरकार के पास जो आय के स्रोत हैं, उसमें केंद्र की सरकार बाधा उत्पन्न करती है। दूसरे राज्यों की तुलना में हमको प्राथमिकता भी नहीं मिल पाती है। जो जीएसटी का रिटर्न मिलना है वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। बावजूद इसके, जिस हेमंत सोरेन जी ने 2019 में जब सत्ता संभाला था, तो उनके पास 6 महीना तक ट्रेजरी में ताला लगा हुआ था, खजाना खाली मिला था। और जब जाते जाते जब चुनाव हुए, उसके पहले तक सरकार अपने पैरों पर खड़ा होने का काम किया। यहाँ की जो आवश्यकताएं थी, हम झारखंड को वेलफेयर स्टेट के रूप में मानते हैं, तो यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त मजबूत समाज को बनाने के लिए जो योजनाएं चलाए, चाहे वो सर्वजन पेंशन का हो, किसानों की ऋण माफ़ी का हो, मैया सम्मान योजना हो, कई ऐसी योजनाएं राज्य की सरकार ने, अबुआ आवास की योजना चलाई, जिससे कि वो हम तब सफलतापूर्वक कर पाए जब हमारे पास, हमारा राज्य सरकार के पास पैसा था। और राज्य की सरकार अब पूरे प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। अबुआ आवास जो आपने बात की, तो कल शपथ ग्रहण समारोह में मैं था, वहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बात की। उनका कहना है कि अबुआ आवास को बबुआ ने रोक लिया, मतलब कागज जाता है और बाबू लोग अपने पास रोक के रख लेते हैं, मतलब अबुआ आवास को बबुआ लोग ले ले रहे हैं। देखिए, प्रखंडों में, पंचायतों में जो सरकार के तंत्र हैं, उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है, ये हम भी महसूस करते हैं। हमारे भोली भाली राज्य की जनता कई बार इन कार्यालयों में या अपने सरकार के यहाँ अपने योजनाओं का लाभ उठाने जाते हैं, तो उनको कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी न किसी रूप से कागज में उलझा के कुछ करके ये सब होता है। इसमें निगरानी रखने की आवश्यकता है। अब माननीय मुख्यमंत्री और सरकार जो नई बनेगी, उसको हम लोग संगठन के माध्यम से सुझाव देंगे। इतने सारे योजनाओं की बात अपने मैनिफेस्टो में आपने कही है, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसे? क्योंकि मैया सम्मान योजना की अगर बात करें, या फिर गैस सिलेंडर को 450 रुपये में देने की बात करें, मैया सम्मान योजना की तो फैसला आ चुका है कैबिनेट में, दिसंबर से हो सकता है जारी भी हो जाए। और गैस सिलेंडर की बात है 450 रुपये करने की है। तो ये सारी योजनाएं, या फिर 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात है, तो ये सारी तमाम जो घोषणाएं थी, क्या लगता है, कुछ जनता का तो कहना है, जो आम जनता है कल समर्थन में आए थे, उनका कहना है कि शायद ही पूरा हो पाए। नहीं, चीज़ें पूरी होगी, क्योंकि हमने इसके फिनेंशियल एस्पेक्ट को, कि हम सरकार के ऊपर में कितना बोझ पड़ेगा इन योजनाओं के लिए, उसका आकलन करने के बाद हमने जनता से वादा किया है। बिजली तो 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, हमने 250 यूनिट की बात की है। आज मैं देख रहा था समाचार में कि धान का समर्थन मूल्य का भी हमने वादा किया है। लेकिन ये कैबिनेट जो है, पूरी तरह से सरकार जो है गठित हो जाए, तो हम चरणबद्ध तरीके से एक एक करके सभी वादा को पूरा करने का काम करेंगे। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते इस राज्य के मतदाता और जनता के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उनके हर दुख सुख में भागीदार बनने को तैयार हैं। चुनाव समाप्त हो चुका है, अब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों सदन में मिलेंगे। क्या लगता है, किस तरह से आप उम्मीद करते हैं विपक्ष से? सकारात्मक सहयोग का उम्मीद करते हैं। 9 से 12 आपने देखा होगा कि सत्र बुला लिया गया है, तो अभी अभी जनता ने जनादेश दिया है और आपको विपक्ष में रहने को कहा है। तो आप विपक्ष में, सरकार जो चीज़ें कर रही है, जो जो हम कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, कौन ऐसे लोग होंगे जो कि जनता को लाभ पहुंचाने की योजना के में भी बाधा उत्पन्न करेंगे? अब वो आवास हमने क्यों किया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास यहाँ बंद कर दिया था, तो हमने अपने राज्य सरकार के माध्यम से आवास देना प्रारंभ कर दिया। मैया सम्मान योजना में हम 1000 रुपया दे रहे थे, तो उसमें तरह तरह के सवाल, 2 महीना पहले क्यों नहीं दिया, 5 साल पहले से क्यों नहीं दिया,
जा रहे हैं हम न्यायालय में, तो न्यायालय ने उनको लताड़ मारा, न्यायालय भी पहुंच गए बंद कराने के लिए। तो ये चीज जनता देखती है कि हमारे हित में जो सरकार काम कर रही है, हमको इससे फायदा हो रहा है, उसको भी बीजेपी जो है इसको अपदस्थ करना चाहती है। सरकार को क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल? पहले तो 3 बार 4 बार लिफाफा आया इलेक्शन कमीशन का चला। उसके बाद मैंने हर एक प्रयास किया गया कि सरकार को गिरा दिया जाए और फिर अब ये हम लोग सरकार का गठन कर लें। जब ये नहीं हो पाया तो मुख्यमंत्री जी को जेल भेज दिया, और वो जो बिना द्वेष के कारण जेल भेजा गया, बिना किसी प्रमाण के, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अंतिम कील साबित हुआ। जो भाजपा को यहाँ के लोगों ने देखा कि जो हमारे हित का रक्षा करने वाला है उसको भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है, तो उनको जो है सो बाहर का रास्ता यहाँ की जनता ने दिखाने का काम किया। धन्यवाद। तो ये थे झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम जो भाजपा के द्वारा किया गया वह उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और आज वो विपक्ष में बैठे हैं। हालांकि आगे सदन की कार्रवाई होनी है, 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगी। क्या कुछ और फैसले आते हैं, क्या कुछ सदन में कार्रवाई होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कल जो कैबिनेट के फैसले आए हैं उसको कांग्रेस ने कह सकते हैं कि प्रमुखता से या यूँ कहें कि मुखरता से सराहा है। हालांकि एक मलाल तो जरूर है कि कम से कम 2 मंत्री और रहते, एक आरजेडी से और एक कांग्रेस से, तो और बेहतर फैसले आते और बेहतर होता।